Assalamu alaikum guys, my name is Sayyid Fasih Hassan from White Academy. Welcome to my lecture. So today's lecture is penicillin antibiotics. It is a MBBS level pharmacology lecture. You can visit my website to see detailed note on this penicillin topic. Content of the today's lecture is introduction to bacterial cell wall inhibitors and peptidoglycan, and we will talk about synthesis of cell wall, means peptidoglycan, and how drugs act, where drugs act, and we will discuss in detail mechanism of penicillin and mechanism of resistance against penicillin, how bacteria develop resistance against penicillins. So lecture will be bilingual. I will explain in both English and Urdu. चलें अपनी पहली स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि पेनिसिलिन की सब मेजर क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं. वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की सेल वॉल की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं, बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना सकता और जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है. तो इस ब्रॉड क्लासिफिकेशन में कुछ सब क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स की, जिसमें पहली है साइक्लोसिरीन, बेसिट्रासिन, वैंकोमाइसिन एंड बीटा-लैक्टम. हमारा मेन कंसर्न बीटा-लैक्टम और उसके बाद पेनिसिलिन्स पर होगा. हमने पेनिसिलिन्स पढ़नी है. तो बीटा-लैक्टम की लैक्टम एंटीबायोटिक्स की सब टाइप जो है वो पेनिसिलिन है. और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, लाइक सेफेलोस्पोरिन्स वगैरह हो गई और कार्बापेनम वगैरह एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स की टाइप्स हैं. बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनको कहा क्यों जाता है, क्योंकि इन ड्रग्स का केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें बीटा-लैक्टम रिंग होता है और ये जो बीटा-लैक्टम रिंग होता है इसके थ्रू वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ जाके अटैच होते हैं. ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो ये क्लासिफिकेशन होगी बैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स और उसकी सब टाइप बीटा-लैक्टम और उसकी सब टाइप पेनिसिलिन्स. यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट चलते हैं हम. तो अगर हमने एक्शन पढ़ना है किसी भी एंटीबायोटिक का, उससे पहले हम नॉर्मल देख लेंगे कि सेल वॉल बन कैसे रही है. तो सेल वॉल में जो मेन कंसर्निंग पार्ट होता है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और मेन जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है सेल वॉल का, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो पेप्टिडोग्लाइकन होता है. तो हम आगे अगली स्लाइड से पेप्टिडोग्लाइकन की पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे. तो थोड़ा सा आपको अगर आपको नहीं पता तो इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ कि पेप्टिडोग्लाइकन है क्या चीज़. पेप्टिडोग्लाइकन एक पॉलीमर है, ठीक है, और इसका मोनोमर क्या है कि एक यूनिट होता है नैम, जिसको हम कहते हैं एन एसिटाइल म्यूकोरेमिक एसिड, और एक होता है नैग, जिसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन. और नैम के साथ पेंटापेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड अटैच होती है, ठीक है. तो इन नैम और नैग को के दरमियान जब बॉन्ड हम बनाएंगे तो ये ओवरऑल मोनोमर बन जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन का, और यही मोनोमर रिपीट करेगा इटसेल्फ, इसके साथ और मोनोमर्स अटैच होते जाएंगे और ये एक पेप्टिडोग्लाइकन की चेन बना देगा, ठीक है. और जो पेप्टिडोग्लाइकन्स की चेन्स बनेंगी उनमें लिंकिंग होगी. एक फॉर एग्जांपल एक ये नैम नैग ये एक
पेप्टिडोग्लाइकिन की चेन है और ऊपर एक ये चेन है पेप्टिडोग्लाइकिन की, और इनके दरमियान लिंकिंग होगी, क्रॉस लिंकिंग कहेंगे, ताकि दो चेन्स आपस में लिंक हो सकें और ताकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो सके। तो इसके लिए लिंकिंग कैसे होगी, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं पेंटापेप्टाइड्स जो हैं, इनके थ्रू ये लिंकिंग होगी। एक नेम, इस नेम का पेंटापेप्टाइड, और इसको हम कह सकते हैं क्रॉस लिंकिंग पेप्टाइड, और इस नीचे वाले नेम का क्रॉस लिंकिंग पेप्टाइड, इन दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, इसी तरह क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। ठीक है, और इस लिंकिंग को कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन, और इसी ट्रांसपेप्टाइडेशन के प्रोसेस को पेनिसिलिन ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अगर आगे डिटेल में पेप्टिडोग्लाइकन की हम पढ़ें सिंथेसिस देखें। सबसे पहले सिंथेसिस में क्या होगा कि हम सबसे पहले जो यूनिट्स हैं एन एसिटाइल म्यूक्रेमिक एसिड नैम एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन नैग, इनको हम सिंथेसाइज करेंगे। सबसे पहले ये सिंथेसाइज हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो ये नैम और नैग को हम एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेशन मतलब ताकि ये रिएक्शन में पार्ट ले सकें और आपस में ये बॉन्ड बना सकें, तो हम एक्टिवेशन के लिए यूडीपी ऐड करेंगे। नैम के साथ भी यूडीपी ऐड कर लेंगे, नैग के साथ भी यूडीपी ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट देयर इज़ एडिशन ऑफ पेंटापेप्टाइड टू नैम। मैंने जैसे कि पहले इधर आपने पढ़ा था कि ये पेंटापेप्टाइड है, तो ये नैम के साथ अब अगला स्टेप क्या होगा कि ये पेंटापेप्टाइड हम अटैच करवा लेंगे। अच्छा, अब जो हमने साइक्लोसीरीन पढ़ी थी बैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिटर्स में, एक टाइप थी साइक्लोसीरीन की, तो ये जो साइक्लोसीरीन है वो इस थर्ड स्टेप को ब्लॉक कर देती है। इस थर्ड स्टेप को जब इनहिबिट करेगी तो आगे सारे स्टेप रुक जाएंगे और सिंथेसिस रुक जाएगी। सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल वॉल नहीं बनेगी और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो साइक्लोसीरीन इस स्टेप को टारगेट करती है कि जो हम पेंटापेप्टाइड नैम के साथ अटैच कर रहे हैं वो अटैच नहीं होगी। जब पेंटापेप्टाइड अटैच नहीं होगी तो क्रॉस लिंकिंग भी नहीं हो सकेगी। क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो स्ट्रक्चर सही नहीं बन सकेगा। तीन हमने डिस्कस कर लिए हैं अब तक स्टेप। पहले क्या है, नैम और नैग बनाएंगे और नैम नैग पे क्या यूडीपी अटैच करेंगे। ठीक है, यूडीपी यूरासिल डाइफॉस्फेट। अच्छा, अब क्या होगा ये आपने ध्यान से सुनना है। चौथा स्टेप, इनको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। दीज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स मतलब नैम और नैग दैट आर पोलर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन बाय बीपीपी। तो एक ये मॉलिक्यूल होगा जिसको हम बैक्टोप्रिनोल फॉस्फेट कहते हैं। ये मॉलिक्यूल इनको अपने साथ अटैच कराएगा, एक्सेप्ट करेगा नैम और नैग को, और एक्सेप्ट करके इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना देगा। यूडीपी रिमूव कर देगा और नैम और नैग के दरमियान बॉन्ड बना देगा। ये ऐसे समझ लें कि कोई तीसरा बंदा जो जब किसी 2 बंदों में लड़ाई हो जाए तो एक तीसरा बंदा आता है और वो सुलह सफाई करवाता है। इसी तरह ये क्या करेगा, नैम और नैग को एक्सेप्ट करके अटैच करके आपस में इनके बॉन्ड बना देगा। यूडीपी को रिमूव करते हुए बॉन्ड बना देगा। ये सेकंड स्टेप इसलिए हुआ था ताकि हम बॉन्ड बना सकें इन दोनों के दरमियान। तो बॉन्ड बन गया तो ये हमारा बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास मोनोमर आ जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन का, एंड पेप्टिडोग्लाइकन्स मोनोमर इज़ फॉर्म्ड। मतलब नैम नैग जो
जब बॉन्ड आपस में इनका बन जाएगा तो एक हमारे पास पॉलीमर आ जाएगा। मैं आपको पिछली स्लाइड पे दिखा देता हूँ, ये मोनोमर ये आ गया। अब तक हमने कहाँ तक पहुँचे हैं कि ये नैम था, ये नैग था, हमने इन दोनों को बॉन्ड बना दिया आपस में। तो अब ये हमारा इस पेप्टिडोग्लाइकन का मोनोमर आ गया। अब हमने मोनोमर को क्या करना है, ये जो बीपीपी मॉलिक्यूल था इसने क्या किया, इसने एक्सेप्ट करके मोनोमर बना दिया। अब इसने क्या करना है, ये फ्लिप होगा, कन्फर्मेशन चेंज करेगा, फ्लिप करेगा और ये जो नैम नैग मोनोमर था इसको आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब साइटोसोल से बाहर निकाल देगा और बाहर ही हमने अपनी सेल आर बनानी है। तो अब एक एंटीबायोटिक है हमने जो पढ़ी थी बेसिट्रासिन, ये इस 4B स्टेप को वो ब्लॉक कर रही है, इनहिबिट कर रही है। वो नैम नैग जो मोनोमर था उसको बाहर नहीं आने देगी। जब नैम नैग रॉ मटेरियल हमारे पास बाहर नहीं आएगा, मोनोमर नहीं बाहर आएगा, तो हम पॉलीमर नहीं बना सकेंगे। तो इस तरह भी इनहिबिशन हो जाएगी सेल वॉल सिंथेसिस की। अच्छा, पांचवा हम पढ़ते हैं आउटसाइड द नैम नैग यूनिट कंबाइन विद अदर नैम नैग यूनिट्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। अब क्या होगा कि ये जो मोनोमर्स होंगे नैम नैग के, ये दूसरे मोनोमर्स से कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बना देंगे पेप्टिडोग्लाइकन की, और इसको प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, और ये एक एंजाइम करवाएगा। तो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी वैंकोमाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पे वैंकोमाइसिन का रोल आ जाएगा कि ग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड्स चेन नहीं बन सकेंगी, पेप्टाइड चेन, पेप्टिडोग्लाइकन की चेन नहीं बन सकेगी और सिंथेसिस नहीं होगी सेल वॉल की। अब छठा हम प्रोसेस देखते हैं। छठा स्टेप क्या है कि पेप्टाइड साइड चेन्स ऑफ नैम आर आल्सो क्रॉस लिंक्ड विद the adjacent peptide chains of NAM and NAG layer by process called transpeptidation। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो अब एक चेन, कई सारी चेन्स होंगी पेप्टिडोग्लाइकन की। एक ऊपर चेन हो गई, मैं यहाँ से हाईलाइट पेन का सिलेक्ट करता हूँ। एक फॉर एग्जांपल ये चेन हो गई, एक दूसरी ये चेन हो गई। अब एक ये पेंटापेप्टाइड था, एक ये पेंटापेप्टाइड था। अच्छा, अब हमने ट्रांसपेप्टाइडेशन करनी है, हमने इन दोनों को ये क्रॉस लिंक करना है। ठीक है, ये ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रही है। तो ये इस तरह हमने, इसी तरह कई पेप्टाइड चेन्स होंगी, उनको हमने आपस में क्रॉस लिंक करना है। इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से स्ट्रेंथ इसको मिलेगी और एक पेप्टिडोग्लाइकन का मैश वर्क बन जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रांसपेप्टाइडेशन को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ब्लॉक कर देती हैं। आगे ये हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्लॉक करती हैं मैकेनिज्म में। ये दोबारा देख लें, ये नैम नैग यूनिट, ये एक पेप्टिडोग्लाइकन की चेन, ये दूसरी पेप्टिडोग्लाइकन की चेन और ये क्रॉस लिंकिंग। तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। पेनिसिलिन क्या होता है, क्या करती है वो? पेनिसिलिन इंटरफेयर विद द लास्ट स्टेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस which is the cross linking of adjacent peptidoglycan strands by a process known as transpeptidation। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसपेप्टाइडेशन जो होनी थी, ये एक प्रोटीन्स होती हैं
penicillin binding proteins also called aka ट्रांसपेप्टाइडेज, ये एंजाइम होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं इस रिएक्शन को, ट्रांसपेप्टाइडेशन को, क्रॉस लिंकिंग को, ठीक है। और इनको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स या ट्रांसपेप्टाइडेज कहा जाता है। तो ये इस प्रोसेस को क्या कर रहे होते हैं, ये आप देख सकते हैं, कैटेलाइज कर रहे होते हैं। तो पेनिसिलिन का क्या काम है कि पेनिसिलिन स्ट्रक्चरली रिजेंबल द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रैंड। ये पेप्टिडोग्लाइकन का ये स्ट्रैंड होता है ये वाला, जिस पे जाके ये बाइंड करती है PBP, इसका ये और ये वाला पेनिसिलिन का पोर्शन सेम होता है। तो क्या कहते हैं, पेनिसिलिन जाके इसकी एक्टिव साइट पे या एक्टिव साइट या कोई एक होती है बाइंडिंग साइट, वहाँ पे जाके ये बाइंड कर जाएगा, पेनिसिलिन बाइंड कर जाएगी। और फिर जो ये असल जो टारगेट था वो वहाँ पे ये एंजाइम नहीं बाइंड कर पाएगा और एंजाइम ये PBP इनहिबिट हो जाएगा। तो पेनिसिलिन ने इनकी जगह ले ली और इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। अब ये एंजाइम इन पे एक्ट करके ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं करवा सकेगा और ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। और जब ब्लॉक होगा तो क्रॉस लिंकिंग ना होने की वजह से सेल वॉल नहीं बन पाएगी। तो अगला हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, के पेनिसिलिन के खिलाफ बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। तो इसके 3-4 मैकेनिज़म्स बताए गए हैं। सबसे पहले और मोस्ट कॉमन जो मैकेनिज़्म है कि बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं जिनको हम कहते हैं बीटा लैक्टामेज एंजाइम, बीटा लैक्टामेजेस, और इनको हम पेनिसिलिनेजेस भी कह दो। ये क्या करेंगे कि जो बीटा लैक्टम रिंग था, बीटा लैक्टम रिंग था जो पेनिसिलिन्स का, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये एक सब टाइप है पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। और इनको बीटा लैक्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया एंजाइम बनाएंगे बीटा लैक्टामेज जो इसके बीटा लैक्टम रिंग को जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे और पेनिसिलिन फिर किसी खाते की नहीं रहेगी। ठीक हो गया। तो ये बैक्टीरिया ने सीख लिया, एक एंजाइम बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम भी बहुत चालाक थे, हम अब ऐसा कर लेते हैं कि हम जो बीटा लैक्टामेज के इनहिबिटर्स होते हैं ना वो भी पेनिसिलिन के साथ दे देते हैं। एक एग्जांपल हम ऑगमेंटन की ले सकते हैं, आपने सुना होगा, उसमें क्लोवोनिक एसिड होता है और मेरे ख्याल में एम्पिसिलिन नहीं अमोक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन होता है और साथ क्लोवोनिक एसिड होता है। क्लोवोनिक एसिड क्या होता है कि वो इनहिबिटर होता है बीटा लैक्टामेज का, ठीक है। इस एंजाइम को क्लोवोनिक एसिड इनहिबिट कर देगा तो ये एंजाइम पेनिसिलिन बैक नहीं कर सकेगा और पेनिसिलिन अपना काम यहाँ से कर लेगा। एक हो गया बीटा लैक्टामेज का मैकेनिज्म, इस तरह रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो रही है पेनिसिलिन के ख़िलाफ़। इसके अलावा डिक्रीज परमिबिलिटी हो जाती है टू पास थ्रू पोरिन्स। ये पॉइंट थोड़ा सा आगे वीडियो में हम आपको जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे पेनिसिलिन का, तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पोरिन्स वगैरह वाला। तो फ़िलहाल आप ये वैसे रीड कर लें कि परमेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। पोरिन्स बैक्टीरिया के सेल वाल में पोरिन्स होती हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वाल में पोरिन्स होती हैं जिसके थ्रू पेनिसिलिन ने होके और अपने टारगेट तक पहुंचना होता है।
तो पोरेंस वो नैरो कर देता है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से पेनिसिलिन पहुंच नहीं पाती बीपी में पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स तक। इसी तरह इफ्लक्स पंप क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है ना, इफ्लक्स पंप बाहर थ्रो करना स्टार्ट कर देते हैं एंटीबायोटिक्स को आउट ऑफ द सेल। एक ये हो गया। चौथा क्या है कि जो बैक्टीरिया बड़ा शातिर है, कुछ बैक्टीरिया बहुत शातिर हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बीपीपीज को ही वो अल्टर कर देते हैं उसकी एक्टिव साइट ऐसे अल्टर करते हैं कि पेनिसिलिन आके बाइंड ही ना हो सके। ये भी इन्होंने नया तरीका निकाला है बैक्टीरिया ने। तो इसकी एग्जांपल है MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इसमें इस तरह की रेजिस्टेंस पाई जाती है कि वो बीपीपीज का ही उसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो इस रेजिस्टेंस अगर हो जाए तो हम वैंकोमाइसिन हम यूज़ कर सकते हैं इन दिस केस। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, पेनिसिलिन्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, पेनिसिलिन्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन्स पढ़ेंगे और क्या क्या उनके एक्शंस हैं, यूजेस क्या क्या हैं। इसी तरह फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे हम पेनिसिलिन्स की, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आ जाएगी, और हम साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने ये पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने का।